दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर और वह टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। भले सिंधु घाटी की जो सभ्यता जो पनपी थी या जहां बसावट हुई थी वो सिंधु नदी और आपकी सरस्वती नदी के किनारे थी, लेकिन सरस्वती नदी जो है बाद में विलुप्त हो गई और सिंधु जो नदी थी उसने अपना रास्ता बदल दिया। और सिंधु नदी जो है वो आपकी हिमालय से निकलती हुई, मानसरोवर से निकलती हुई आपका जम्मू कश्मीर में होती हुई और पाकिस्तान को पार करती हुई अरब सागर में गिरती है। इधर है अरब सागर। देखो ये भारत का नक्शा है। इसके बाद आपका ये पाकिस्तान का और पाकिस्तान के बराबर अफगानिस्तान। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता जो बसावट हुई थी वो हुई थी सिंधु नदी के किनारे और उसके अलावा सरस्वती के किनारे। लेकिन सरस्वती नदी जो कि बाद में विलुप्त हो गई। जैसे आपको इसका जो लिखित रूप में, वैसे तो जब कराची से और लाहौर के बीच रेलवे लाइन का जब काम हुआ, पाकिस्तान में दो बिंदुओं पर जब रेलवे का काम हुआ, कराची आपका और आगे, जब कराची पर और आपका लाहौर के बीच जब रेलवे लाइन बिछाई गई तो वहां क्या ईंटें मिलना चालू हुई। तो वहां पर कार्य कर रहे मजदूरों और इंजीनियरों ने सोचा चलो ईंट मिल गई, इसे रेलवे लाइन में ही लगा देते हैं। लेकिन उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा होगा कि हम मकान फकान बने होंगे, ठीक है, वहां ईंट निकला है कि यहाँ कोई इससे पहले बड़ी सभ्यता रही होगी। सभ्यता ऐसा नहीं कि कोई अलग हो। देखो हमारे जो पूर्वज रहते थे, जैसे आपके पास कोई मकान हो, जमीन खाली पड़ी हो, तो खाली जमीन में आपका मन करा है कि वहां कुछ हम बनवाएं। और बनवाने के बाद जब हम वो खुदाई करते हैं तो खुदाई करने के बाद हमको कोई कलश मिल जाता है कभी कभी, या कोई सामान मिल जाता है। जब वो सामान मिलता है तो उससे हम अनुमान लगा लेते हैं, जैसे उसमें कोई हार वगैरह मिला या पहनने के महिलाओं के अगर कोई जेवर मिले तो हमें अनुमान हो जाता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो किस प्रकार वो गहने पहनते थे, किस प्रकार का सामान यूज करते थे। इसी प्रकार जब कराची और लाहौर के बीच पर रेलवे लाइन बिछी तो वहां पर ईंट मिली, लेकिन उस पर ज्यादा लोगों ने या इंजीनियरों ने ध्यान नहीं दिया। बात आई गई हो गई। लेकिन 1921 में पुरातत्व विभाग के जब उस समय जो आपके हेड थे, निर्देशक थे पुरातत्व विभाग के, वो थे जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। पुरातत्व विभाग के जो आपके जो हेड थे वो थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने 1921 में सबसे पहले जो खुदाई का काम चालू करवाया दयाराम साहनी के नेतृत्व में। तो दयाराम साहनी ने 1921 में दया दिखाई। तो वो हमेशा याद रखना, याद करने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपने दिमाग में कोई पॉइंट छोड़ना पड़ता है। 1921 में 21 इसलिए कि जब भी कोई शुरू काम किया जाता है तो हमेशा दक्षिणा ऐसे दी जाती है, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए। तो 1921 में 21 में दयाराम साहनी ने दया दिखाई और खुदाई का काम चालू हुआ। कहां हुआ? हड़प्पा में। क्योंकि 1921 में पहली बार हड़प्पा में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए काम चालू हुआ कि आखिर उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता में जो लोग रहते थे या उनका क्या सिस्टम था, उनके बारे में, रहने के बारे में, जॉन मार्शल ने के निर्देशन में। लेकिन अगर बात आ जाए हड़प्पा की या मोहनजोदड़ो की, अगर नाम दिया हो हड़प्पा मोहनजोदड़ो, तो वहां पर अगर निर्देशन या किसके अंडर कार्य हुआ तो हड़प्पा का काम हुआ दयाराम साहनी। इसी प्रकार 1922 में, इसी प्रकार 1922 में खुदाई का काम चालू हुआ। 1921, ये दोनों स्थान आपके पाकिस्तान में पड़ते हैं। पाकिस्तान के जो पंजाब क्षेत्र है आपका, जैसे इंडिया में ये आधा पंजाब इधर है और आधा पंजाब इधर है, तो ये जो हड़प्पा जो पड़ता है वो पंजाब में पड़ता है। तो वहां पर 1921 में दयाराम साहनी ने दया दिखाई और खुदाई का काम चालू हुआ। क्या नाम था? दयाराम साहनी। और 1922 में जो खुदाई का काम हुआ वो हुआ मोहनजोदड़ो में। उनका नाम था रखाल दास बनर्जी। रखाल दास
बनर्जी, बनर्जी, आर डी बनर्जी, बनर, क्योंकि मैंने बताया कि केवल जो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो हमारे पूर्वज थे वो आकर किस प्रकार रहा करते थे। अब जो सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में जो मत है अलग अलग, वो है उसकी तिथि के बारे में, कि समय क्या था। तो जैसे अनुमान लगाया खुदाई से, जो आपकी कार्बन पद्धति है उससे जो अनुमान लगाया गया उसका एवरेज निकल गया लगभग 1700 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। 2023 चल रही है, ठीक है, 2023 से पहले 22 थी, 22 से पहले 21 थी। ऐसे ही जो एक से चालू हुई थी, जब यीशु का जन्म माना जाता है, जो एक से चालू हुआ, उससे पहले कितनी साल, लगभग 2500 साल पहले से चालू मानी जाती है और 1700 साल तक वो पहले तक रही। लेकिन जो आंकड़े थे वो जब खुदाई हुई, देखो सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता में लगभग 1500-1600 जो प्लेस थे, नगर थे, वो मिले, स्थान मिले, खुदाई हुई। लेकिन विवरण या बात की जाती है कुछ जो महत्वपूर्ण थे, 1500-1600 की कभी बात नहीं की जाएगी। तो जो जगह स्थान हुई 1500-1600 थी, लेकिन खुदाई जो हुई या महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले उनके बारे में जिससे हमें जानकारी मिली। तो आपको बताऊं कि 2014 में हरियाणा के फतेहाबाद जिले में यह एक बड़ा गांव है भिड़वाना, एक गांव है जो बड़ा है जिसका नाम है भिड़वाना। अब तक का सबसे प्राचीन नगर, जितनी खुदाई हुई हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी की सभ्यता की जितनी भी खुदाई अब तक हुई है, उन खुदाई में सबसे पुराना नगर जो मिला वो मिला है आपका हरियाणा के में अब तक 2014 में, जो कि अनुमान है कि 7570 ईसा पूर्व का है। वो कितना, 5000, यानी कि जो सन चालू हुई, जैसे आज 2023 है, उससे पहले सन 22 थी, ऐसे एक थी कभी, तो एक से पहले कितनी साल, लगभग 7570। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता रही होगी, जो हमारे महाभारत का जो काल था उसके आसपास रही होगी, समकक्ष रही होगी। क्योंकि भगवान कृष्ण के जन्म को लगभग ऐसा माना जाता है 5-5.5 साल के बीच में जो टाइम हुआ है, वो लगभग 5000 और 5,500, 5500 के और 5000 के बीच में जो टाइम हुआ है, उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सभ्यता थी ये वो महाभारत के काल के आसपास की थी। लेकिन जो आपका हरियाणा में जो नगर मिला वो उससे भी पुराना है, जिसका अनुमान लगाया 7570 ईसा पूर्व। अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो काष्ठ युगीन सभ्यता थी। कौन सी, काष्ठ युगीन, काष्ठ युगीन सभ्यता थी। वो क्यों, क्योंकि उसमें कांसे का प्रयोग ज्यादा हुआ करता था, कांसे से सामान बनाया जाता था। अब वो कैसे बनाते थे मैं आपको बताऊं कि पहले वो किसी की मूर्ति बनानी है, चिन्ह मिले हैं, जैसे कभी बैल की जोड़ी मिली है या कोई व्यक्ति मिला है, व्यक्ति का जो मूर्ति मिली है, मानव मूर्ति मिली है, तो वो क्या करते थे, पहले मोम की बनाते थे। कोई चीज उन्हें बनानी है तो मोम की बनाते, मोम की बनाने के बाद उस पर गीली जो मिट्टी होती है उसे लपेटते थे, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी जब सूख जाती थी तो उसको गर्म करते थे आंच में, मतलब आग में। जब आग में वो गर्म करा करते थे तो उस समय गर्म होने से उससे जो मोम जो होता था अंदर का, मिट्टी में सू रख करके उस मोम को निकाल दिया करते थे। जब मिट्टी सूखी तो मिट्टी को जब हम गर्म करेंगे तो अंदर का जो मोम है वो पिघलेगा और वो निकल जाएगा। अब क्या कि मोम पे, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने मोम पर क्या थी, मूर्ति बनाई, चित्र बनाया, आंखें बनाई, जो भी बनाया, तो जब मिट्टी से ढकी गई तो मिट्टी के अंदर वो आंखें वगैरह बन गई, सांचा बन गया, एक तरह से फ्रेम बन गया। अब वो जो छेद किया था मिट्टी में मोम निकालने के लिए, उसी मोम में वो क्या करते थे कि उस मोम में कांसा गर्म करके कांसा डालते थे। वो कांसा जब अंदर चला जाता था तो वो मूर्ति का रूप ले लेता था, या जो भी आकार की उन्होंने जो भी चीज बनाई।
तो जब वो रूप ले लेता था उसको फिर वो ठंडा होने देते थे, और ठंडा होने के बाद उस मिट्टी को वो हटा दिया करते थे, और मूर्ति बनकर, कांसे की मूर्ति बनकर तैयार हो जाती थी। इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि इसमें कांसे का प्रयोग ज्यादा हुआ करता था। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, जो आपकी इंडस यानी कि सिंधु सिंधु नदी जो निकलती हुई, ये यूं आपके पाकिस्तान में होती हुई बंगाल की खाड़ी में, सॉरी अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी इधर है, बंगाल की खाड़ी, और ये आपका अरब सागर। तो ये जो है आपकी इंडस यानी कि सिंधु नदी जो है वो आपकी अरब सागर में गिरती थी। इसी के साथ साथ जो हमारी एक नदी और थी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जो थी उसके किनारे ये सभ्यता बसी, फली फूली, लेकिन सरस्वती नदी जो विलुप्त हो गई और सिंधु नदी जो है उसने रास्ता बदलते हुए अरब सागर में वो गिर जाती है। अब आता है कि हड़प्पा जो था, हड़प्पा जो था ये किस नदी के किनारे बसा था? तो आपको बता दूं, जो 5 नदियां पंजाब की जो महत्वपूर्ण है, जोकर बॉस, ये हमने सिंबल बना लिया, जोकर बॉस। जे से झेलम, सी से चिनाब, आर से रावी, और बो से ब्यास, और एस से सतलज। सतलज। तो आपको बताऊं, ये जो रावी नदी थी, तो सिंधु घाटी की सभ्यता में अगर हड़प्पा हो तो तुरंत दिमाग में आता है स्टूडेंट के में कि वो सिंधु नदी के किनारे बसा होगा, लेकिन नहीं, सिंधु के किनारे नहीं बसा था, ये बसा हुआ था रावी के किनारे। किस नदी के? रावी के। रावी क्या? मध्यम यानी बीच में पड़ती है, अगर क्रम देखा जाए तो ये बीच में पड़ती है आर से। तो हड़प्पा जो बसा हुआ था वो रावी नदी के किनारे था। ये थी कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उसके जो मकान बने हुए थे, रोड बने हुए थे, वो ग्रिडिंग व्यवस्था पर आधारित थे। ग्रिडिंग यानी कि वो जो मकान बने थे वो सब समकोण पर काटते थे एक दूसरे को, और मकान जो थे सीध में थे। लेकिन हड़प्पा वगैरह जो नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे, पश्चिमी और पूर्वी। जो नगर थे वो 2 भागों में बने हुए थे। 2 भागों में मतलब एक एक पश्चिमी में बने हुआ था आधा शहर, आधा पूर्वी में। तो ये मान लगाया गया कि जो पश्चिम में जो भाग था उसमें अमीर लोग रहते थे, अमीर और व्यापारी, और जो पूर्वी भाग था उसमें मजदूर टाइप के लोग रहा करते थे, जो उनकी व्यवस्था खुदाई से जैसा पता चला। तो हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो ग्रिडिंग व्यवस्था पे थी। मैंने बताया कि जैसे सबसे पहले जो खुदाई हुई, लिखित रूप में खुदाई हुई, वो हुई हड़प्पा की। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, कि सबसे पहले वहां हुई। कब हुई? कि जैसे नया काम हो तो पंडित जी को 21 रुपए दे दें, उसी हिसाब से 21 में 1921 में इसकी खुदाई हुई। किसने की? भाई दया सबसे पहले किसने दिखाई? दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने सबसे पहले दिखाई। क्या? कब में? 1921 में। तो ये जो आपके पॉइंट हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। उसके साथ हम अब बात करते हैं कि इसमें हड़प्पा सभ्यता में जो मिले नगर हैं, वैसे तो मैंने बताया 1500 से ऊपर नगर मिले हैं, लेकिन जो बात की जाएगी वो मुख्य नगरों की जाएगी। मुख्य नगर में हम सबसे पहले लेते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जिसको सिंधु भाषा में मृतकों का, मुर्दों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुर्दों का टीला। ये जो नगर था, जो मोहनजोदड़ो था, बड़ा परिपक्व था। सुबह इसकी व्यवस्था जो थी बहुत अच्छी थी, नालियों की व्यवस्था थी, यानी इसकी खुदाई से ही अनुमान ये लगाया कि जो नगर था वो बहुत अच्छी व्यवस्था में था। तो ये जो मिल रहे हैं वो हमारे जो पूर्वज रहते थे उनकी जानकारी मिल रही है। जैसे हम महाभारत में भी देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र यानी कि एटॉमिक बम का यूज हुआ वहां, लेकिन शब्द ब्रह्मास्त्र यूज हुआ। आज के युग में वही एटम बम है। पुरोहित वहां पर जो
जो मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिला वो मिला पुरोहित बास, यानी सामुदायिक जो बास होते थे। हो सकता है उस समय बारात वगैरह शादी ब्याह में यूज किए जा सकते हो, लेकिन वहां पर ऐसे जो आपके खुदाई में ऐसे स्थान मिले जिनसे ये अनुमान लगाया कि ये पुरोहित बास है। सबसे बड़ा जो अहम चीज मिली वो मिली स्नानागार। सामूहिक स्थानों में अगर देखा जाए वो सामूहिक स्थान लगता था कि जहां पर वो सभी लोग जो वहां पर यूज करा करते थे या कोई विशेष कार्यक्रम पर यूज किया करते थे। क्या स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। इसकी जो लंबाई थी वो 11.88 11.88 लंबाई कितनी थी? 11.88 मीटर, लगभग 12 से थोड़ा कम मीटर। इसकी चौड़ाई जो थी वो थी आपका 7.01, लगभग 7 मीटर चौड़ाई। और इसकी जो गहराई थी वो थी आपकी 2.43 2.43 गहराई इसकी जो थी वो लगभग 2.5 मीटर से थोड़ा कम। तो इसकी लंबाई जो थी वो थी 11.88, चौड़ाई थी 7.01, वही जो गहराई थी वो थी 2.43। मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत मिली वो थी आपका धान का कोठरा। धान का कोठरा जिसकी लंबाई चौड़ाई का रेशियो था 45.71, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे बड़ी इमारत मिली थी वो धान का कोठरा मिली थी। वो कहां मिली थी? मोहनजोदड़ो में मिली थी। 45.71 इसकी मीटर, 45.71 मीटर जो थी वो लंबाई थी और चौड़ाई थी 15.23 मीटर। इस प्रकार सबसे बड़ी जो इमारत मिली थी वो मिली थी आपका धान का कोठरा। जो नगर है, जो खुदाई में जो नगर मिला, अगर पूरी सिंधु घाटी की व्यवस्था में बात की जाए, पूरी सिंधु घाटी की जो पाकिस्तान में जो क्षेत्र है उसको भी मिला लिया है, भारत के क्षेत्र को भी मिलाया है, तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा नगर जो था वो मोहनजोदड़ो था। कौन सा था? मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर इस समय 1947 के बंटवारे के बाद अगर बात की जाए कि केवल भारत में जो सबसे बड़ा नगर यानी भारत का क्षेत्र है वहां पर सबसे बड़ा नगर जो मिला वो मिला राखीगढ़ी हरियाणा में। क्या मिला? राखीगढ़ी हरियाणा। केवल भारत का इस समय भारत का जो मिला क्षेत्र, यानी भारत में इस समय सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है या नगर जो मिला वो राखीगढ़ी, सिंधु घाटी की सभ्यता में जो मिला वो राखीगढ़ी में। जो वहां पर जो फर्श बने थे वो पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में कच्ची और पक्की दोनों ईंटों का प्रयोग किया जाता था। बड़े बड़े जो मकान थे उनमें, भवनों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता। दीवार वगैरह बनाने में, परकोटा बनाने में वहां पर कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था, लेकिन जो फर्श मिले वो पक्की ईंटों के मिले। देखो फिर एक बार मैं स्पष्ट कर दूं कि सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। उसका कारण यह था कि पहले जो खुदाई हुई वो हड़प्पा की हुई 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी ने दया दिखाई, तो दयाराम नाम है उनका। और 21 में इसलिए कि पंडित जी के शुभ कार्य को करने के लिए 21 यूज करते हैं, 21 रुपये दे देते हैं पंडित जी को। तो यहाँ पर 1921 में इसकी खुदाई हुई, किसकी? हड़प्पा की। किसने की? दयाराम साहनी। वहीं 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। कब? 1922 में। इनकी इस खुदाई यानी कि इसका नेतृत्व किसने किया, किसके अंडर हुई? तो वो हुई आपकी राखाल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी। मैंने लिख दिया है राखाल दास बनर्जी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दयाराम साहनी। तो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि सबसे पहले इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा में पहले खुदाई हुई थी। अब हम चलते हैं एक और शहर की तरफ जिसका नाम था हड़प्पा। हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी वो हुई थी आपकी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। उस समय जॉन मार्शल जो थे वो पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे। कौन थे? पुरातत्व विभाग के निर्देशक। कौन? जॉन मार्शल। क्या नाम था? जॉन मार्शल। कौन थे? निर्देशक।
इनके नेतृत्व में, अगर सिंधु घाटी का पूरा क्वेश्चन पूछा जाए तो इनके नेतृत्व में हुआ, अगर हड़प्पा का पूछा जाए या मोहनजोदड़ो का तो उन दोनों का अलग है। हड़प्पा जो है दयाराम साहनी, और आपका जो मोहनजोदड़ो है वो है आपकी रखालदास बनर्जी, वो रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में उसकी खोदाई हुई। लेकिन निर्देशक के बारे में पूछा जाए तो सिंधु घाटी पूरी सभ्यता किसके अंदर हुई, वो इनके अंदर हुई, जॉन मार्शल। तो अब हम बात करते हैं हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा के बारे में बात करें उससे पहले सिंधु घाटी में जो ईंटों का प्रयोग किया जाता था उसका अनुपात जान लीजिए। ईंटों का जो अनुपात था वो था 4:2:1, यानी कि जो लंबाई हुआ करती थी वो कितनी 4, और जो चौड़ाई हुआ करती थी यानी कि ये वाला गैप जो हुआ करता था वो था 2, और जो आपका ये जो मोटाई हुआ करती थी साइड वाली वो थी 1। तो अनुपात था 1, 4:2:1। अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा में जो खुदाई की गई आखिर उसमें मिला क्या था। तो आपको बताऊंगा तांबे का इक्का, तांबे का इक्का जो वहां पर खुदाई में मिला, उर्वरता की देवी, फर्टिलाइजेशन जो होता है उर्वरता, उसकी देवी मिली, देवी की मूर्ति, और वहीं कांस्य दर्पण, कांस्य दर्पण मिला, मछुआरे का चित्र मिला, गरुड़ की मूर्ति मिली, और भगवान शिव की मूर्ति मिली। क्योंकि मैंने देखो पहले बताया कि सिंधु घाटी की सभ्यता आखिर थी क्या, एक तरह से हमारे जो पूर्व थे या हमारे अतीत था, जो हम पहले कैसे रहा करते थे, बस उसी का चित्रण था। क्योंकि वो भारत में थी, भारत के लोगों की सभ्यता थी, तो भारत के लोगों की सभ्यता यानी जो इस समय लोग हैं उनके पूर्वज ही रहे होंगे, कहीं ना कहीं अंश मैच खाता ही होगा। तो वो लोग कैसे रहा करते थे, ये लगभग महाभारत के काल की सभ्यता रही होगी। तो तांबे का इक्का, उर्वरता की देवी, कांस्य दर्पण, मछुआरे का चित्र, गरुड़ की मूर्ति और भगवान शिव की मूर्ति जो है वो हड़प्पा में मिली, हड़प्पा की खुदाई में मिली, जो कि दयाराम साहनी के नेतृत्व में खुदाई की गई। अब हम बात करेंगे कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा जो है आपका राजस्थान, भारत का जो राजस्थान एरिया है उसमें हनुमानगढ़ जिला है, उसमें कालीबंगा पड़ता है। कालीबंगा की जब हमने खुदाई की तो वहां से हमको पहले तो ये बताया कि कालीबंगा की जो खुदाई हुई वो 1952 में हुई। कब? 1952 में। और इसकी जो खुदाई की वो लाल एंड थापर ने, कौन थे इसकी खुदाई का नेतृत्व किसने किया? लाल एंड थापर, लाल एंड थापर। कालीबंगा की जो खुदाई हुई वो लाल एंड थापर के नेतृत्व में हुई 1952 में। तो 1952 में जब हमने खुदाई की तो वहां से हमको जुता हुआ खेत हमें कहां से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। जो चिन्ह के निशान थे, जैसे हल वगैरह के निशान होते हैं, वो हमको उस पर देखने को मिले कि जो जुता हुआ खेत था वो मिला हमें कालीबंगा से। काली चूड़ियां, जो राजस्थान का एक कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ जिले में, वहां से हमको काली चूड़ियां भी मिली। क्या? काली चूड़ियां कहां से मिली हमको? कालीबंगा से। वहीं अग्निकुंड, अग्निकुंड भी हमको कहां से प्राप्त हुआ? देखो अन्य स्थानों से अग्निकुंड भी मिला, लेकिन हमें कालीबंगा से भी अग्निकुंड मिला, जो कि राजस्थान में पड़ता है, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में। इसके बाद हम बात करते हैं लोथल की। लोथल की अगर हम बात करें तो ये गुजरात जिले, गुजरात राज्य के अहमदाबाद नगर में पड़ता है लोथल। किसमें? गुजरात राज्य के अहमदाबाद नगर में पड़ता है लोथल, जिसकी खोज जो हुआ है या खुदाई जो हुई वो 1954 में हुई। कब हुई? 1954 में। अहमदाबाद नगर जिला पड़ता है इसका। यहाँ पर चावल के प्रमाण मिले। किसके? चावल के प्रमाण, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित चावल के प्रमाण मिले। आपको एक बात और बताऊं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो अनाज था वो मुख्य रूप से गेहूं था। क्या था? गेहूं। लेकिन लोथल में चावल के प्रमाण मिले। वहीं रंगपुर में भी, तो लोथल में तो मिले ही मिले, यहाँ पर रंगपुर में भी चावल के प्रमाण मिले। कहाँ पर? रंगपुर में। और सिंधु घाटी की सभ्यता के जो मुख्य नगर थे उसमें रोपड़ भी है, जो कि पंजाब में पड़ता है। कौन सा? पंजाब में पड़ता है। वहीं संगोल है, ये भी पंजाब में पड़ता है। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि जो हमारा जीवन था, हमारे पूर्वज जो जीवन जिया करते थे, जैसा मैंने बताया कि कोई
सामान हमारे पूर्वजों का गढ़ा हुआ हमें मिल जाए तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि वो किस प्रकार सामानों का प्रयोग करते थे, किस प्रकार के सामानों का प्रयोग करते थे। इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता मतलब हमारा अतीत जो पहले निकल चुका है, या हमारे पूर्वज जो थे वो कैसे रहा करते थे, बस इतनी बात। हम जो खुदाई करते हैं उससे जो हमें सामान मिलते हैं, हम उससे केवल ये पता करने की कोशिश करते हैं आखिर हमारे पूर्वज कैसे रहा करते थे। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो लगभग महाभारत के समकालीन, जो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उसके समकालीन रही होगी, और उस समय नगर व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। जो अन्य जो मेसोपोटामिया सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, अगर उनके मुकाबले भी देखा जाए तो यहाँ की जो व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी। यहाँ पर नालियों की व्यवस्था सबसे बढ़िया थी, अन्य कहीं नालियों के इसी प्रकार फ्रेश होने के लिए भी घरों में उचित व्यवस्था थी, पानियों की उचित व्यवस्था थी। पानी के लिए सिंधु घाटी की सभ्यता में बताऊं, कुएं की व्यवस्था थी, हर घर में कुआं होता था, ठीक है, कुएं की व्यवस्था थी, किसी थी कुएं की, जो कुआं है हर घर में कुआं हुआ करता था। और पानी की निकासी की भी उचित व्यवस्था थी। पानी की निकासी मैंने बताया कि पानी की निकासी जो है, जैसे आपके जो उस समय जो घर थे उसमें से मेन नाली में जाता था, मेन नाली में जब पानी चला जाता था तो उस जो और जो ना उसमें एक ड्रम टाइप का बना होता था, जगह बनी होती थी, यहाँ पर यूं ये पानी बाहर निकल जाता, लेकिन इस जगह में गहरा गहरा होता था, यहाँ पर क्या कचरा रुक जाता था, कचरा यहीं रुक जाता था, उसकी सफाई जो बाद में हुआ करती थी। यानी कि पानी पानी जो था वो नगर के बाहर निकल जाता था, यानी कि पानी की उचित व्यवस्था थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक अन्य नगर की। वो नगर मिला आपका पाकिस्तान में, इस समय पाकिस्तान में चनहुदरो। चनहुदरो जो है वो पाकिस्तान में मिला, जो कि इस समय पाकिस्तान में है। पहले तो वो भारत में था, डिवाइडेशन के बाद वो क्षेत्र जो था वो पाकिस्तान में चला गया। कौन सा? चनहुदरो। चनहुदरो जो है वहां पर मन के बनाने का कारखाना मिला। जब वहां की खुदाई की गई तो वहां पर मन के बनाने का कारखाना मिला। अच्छा, वहां पर जो ईंटें जो मिली उस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र मिला। किसका निशान मिले? किसके? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान मिले। कहां पर? ईंटों पर। किस जगह मिले? चनहुदरो में। चनहुदरो में यानी पाकिस्तान में, इस समय पाकिस्तान में वहां जब खुदाई हुई तो वहां ईंट जो मिली उस पर बिल्ली का पीछा कौन कर रहा था? कुत्ता कर रहा था, उसके वो निशान मिले। अब इसके बाद करते हैं हम एक और नगर की। कौन सा? धोलावीरा। धोलावीरा जो है वो गुजरात के कच्छ जिले, कौन सा? गुजरात का कच्छ जिले में पड़ता है। कौन सा? धोलावीरा। धोलावीरा की सबसे बड़ी विशेषता ये थी, ये कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में, भारत में, इस समय भारत में। उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि बाकी जो नगर थे वो दो भागों में विभाजित थे, दो खंडों में, दो खंडों में बटे हुए थे। लेकिन ये धोलावीरा जो था वो तीन खंडों में बटा हुआ था, तीन खंड थे। बाकी नगर दो भागों में थे, लेकिन ये तीन खंडों में बटा हुआ था। सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये थी। इसकी जो कि 1900 धोलावीरा कब, इसकी खोज कब हुई? 1960 में। धोलावीरा के एक व्यक्ति जिसका नाम था शंभुदान गढ़वी ने इसकी खोज की 1960 में। 40वीं जगह जो कि विश्व धरोहर में शामिल है। इसकी एक विशेषता और थी, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है, महत्वपूर्ण बनता है, कि लकड़ी की नाली, तो वो सिंधु घाटी की सभ्यता बड़ा व्यवस्थित थी। लकड़ी की नाली जो मिली वो धोलावीरा में मिली। किस जगह? आपका गुजरात का जो कच्छ जिले में है धोलावीरा, उसमें लकड़ी की नालियां मिली। एक महत्वपूर्ण नगर और मिला जिसका नाम था बनावली। बनावली जो है वो हरियाणा में मिला, भारत के हरियाणा में मिला। और इसमें जो आपको मिली चूड़ियां मिली थी वो तांबे की चूड़ियां मिली। क्या मिला? तांबे की चूड़ियां। कहां पर? बनावली, हरियाणा में। हरियाणा में जो खुदाई में जो आपको एक नगर मिला बनावली, उसमें क्या मिला? कि तांबे की चूड़ियां। कालीबंगा में काली चूड़ियां मिली थी, लेकिन तांबे की जो चूड़ियां मिली थी वो आपकी मिली थी बनावली में। आपको वहां से बेसिन मिला, जार और कटोरे मिले, और डिश ऑन स्टैंड मिला। तो यहाँ पर जो देखा जाए तो तांबे की चूड़ियां को आपको विशेषकर याद रखना है, कहाँ मिली? वो बनावली में मिली, हरियाणा में।
एक और स्थान था सुतकोटला। कौन सा? सुतकोटला। यहाँ घोड़े की अस्थियां, घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिले। कहां पर? सुतकोटला में घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिले। घोड़े की अस्थियों के प्रमाण कहां मिले? सुतकोटला में। याद रखना आपको, सुतकोटला में घोड़े की अस्थियां, जो घोड़ा होता है उसकी जो हड्डी वड्डी कहीं टूटी फाटी मिली होगी, वो कहां मिली? सुतकोटला में। और कहीं घोड़े की अस्थियों का या घोड़े के चिन्ह कहीं मिले नहीं, सुतकोटला में जरूर घोड़े की अस्थियों के आपको चिन्ह मिले। क्योंकि सिंधु घाटी क्योंकि भारत घाटी से वैसे और घाटियां हैं, मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, वो अपनी अलग है, अन्य क्षेत्रों में है। लेकिन जो भारत की जो सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये भारत की सभ्यता थी। और ये बताती है कि हमारे पूर्वज किस प्रकार रहा करते थे।